नाम कर्म की प्रकृतियों में, जहां नाम कर्म की प्रकृतियां 8वें अध्याय में बतलाई हैं, वहां जो त्रस के साथ चार चार शब्द हैं, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रतीक, और इनके युगल, तो त्रस आदि युगल कौन कौन, तो त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रतीक और साधारण, इन चार जुगाण, जुगाण मतलब युगल, जोड़ी के साथ, मध्य अर्थात मध्य में, अविरुद्धि ही जुद जादी कम उदये, तो से अविरुद्धि ही अर्थात अविरुद्ध त्रस आदि कर्मों से युक्त, विरोध से रहित मतलब इनसे अपोजिट नहीं, युक्त, जुद अर्थात युक्त, जादी कम उदय, कम अलग हो जाएगा, उदय शब्द अलग हो जाएगा, तो जाति नाम कर्म का उदय होने पर जीवों में होने वाले ऊर्ध्वता सामान्य रूप या त्रव सामान्य रूप धर्मों को जैसा जीव समास कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तब भव सादृश्य सामान्य जीव समासा भवंती ही, या तो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई सामान्य और कोई ना कोई विशेष नियम रूप से पाया जाता है। इसी प्रकार दोनों में जानने योग्य उस लक्षण को, किन किन को, तो जो अलग अलग जीवों के भेद हैं, चाहे वे जाति की अपेक्षा हो या परस्पर अन्य के विरोध को लिए हुए हो, तब भी उन्हें यहाँ पर ग्रहण करने योग्य है। एक पदार्थ को कालक्रम से होने वाली जीव अनेक पर्यायों में रहने वाले समान धर्म को ऊर्ध्वता सामान्य अथवा तद्भव सामान्य कहते हैं। तद्भव सामान्य मतलब वहां पर उसमें उस रूप में होने वाला गुण। एक समय में अनेक पदार्थगत सादृश्य धर्म को अर्थात एक जैसे धर्म को त्रियग सामान्य अथवा सादृश्य सामान्य कहते हैं। यह ऊर्ध्वता सामान्य रूप या त्रियग सामान्य रूप धर्म त्रसादिक युगलों में से अविरुद्ध कर्मों से युक्त एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म का उदय होने पर उत्पन्न होता है, उसी को जीव समास कहते हैं। जीव समास से संबंधित कर्मों से किस किस के उदय के साथ किस किस के उदय का विरोध अविरोध है, उसे नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए। हमेशा ये समझना कि जितने भी जीव समास होंगे, जैसे अभी हमने गुण स्थान पढ़े तो वहां पे मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से थे, ऐसे जितने हम जीव समास पढ़ेंगे उन जीव समास में मुख्यता होगी जाति नाम कर्म की, या नाम कर्म में जितनी भी त्रस, स्थावर, बादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक आदि जो भेद हैं उन सबकी मुख्यता होगी, क्योंकि वहां यहाँ उन कर्मों के उदय से होने वाली जो अवस्थाएं विशेष हैं उनका ही वर्णन यहाँ पर किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया किसके साथ विरुद्ध और किसके साथ अविरुद्ध, तो कहते हैं एक इंद्री विरुद्ध किसके साथ है, इसका विरोध है त्रस के साथ। जो एक इंद्रिय है वो त्रस नहीं है तो इसका विरोध हो गया, शेष सभी कर्मों का उदय है। फिर द्विइंद्रियादिक, जो द्विइंद्रियादिक उनका क्या है, उनका स्थावर के साथ विरोध है, सूक्ष्म के साथ विरोध है और साधारण के साथ विरोध है। मतलब जिस समय जिस जीव के द्विइंद्रियादिक का उदय है उस समय ना उसके स्थावर का उदय होगा, न सूक्ष्म का उदय होगा, न साधारण का उदय होगा, क्योंकि ये तो एक इंद्रिय में पाए जाते हैं और वो दो इंद्रियादिक है, तो ये कहलाते हैं विरोध। और कुछ होते हैं अविरुद्ध, मतलब जब वो होंगे तब उनके साथ वो नियम से होंगे ही होंगे। तो इन विरुद्ध और अविरुद्ध दोनों प्रकार की गणनाओं से ग्रहण करके जीव समास का वर्णन होता है।
मतलब जीव समास ऐसा नहीं करता कि विरोध वाले को छोड़ देता, अपितु वह त्रस, स्थावर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक सबको ग्रहण करके चलता है। सामान्य अर्थ इस गाथा का यह है कि ऐसे कुछ डिविजन्स, ऐसी कुछ कैटेगरी जो सब जीवों को ग्रहण कर ले, उसका नाम जीव समास है। सारे इस सिस्टम को ग्रहण करने वाले का नाम जीव समास है। इसका विशेषार्थ और देखते हैं। नाम कर्म की त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त व प्रत्येक साधारण, इन 8 प्रकृतियों के मध्य त्रस, बादर, पर्याप्तक, प्रतीक तथा त्रस, बादर, अपर्याप्तक, प्रतीक ये परस्पर अविरुद्ध प्रकृतियां हैं। इनका आपस में विरोध नहीं है। मतलब जो जीव त्रस है वही जीव बादर है, वही जीव पर्याप्तक है और वही जीव प्रत्येक शरीर को धारण करने वाला है। ठीक है। त्रस के साथ स्थावर, सूक्ष्म, साधारण इन तीनों का विरोध है, क्योंकि जो त्रस होगा ना वो स्थावर होगा, ना वो सूक्ष्म होगा और ना ही वो साधारण शरीर वाला होगा। अब आपने अगर नाम कर्म याद नहीं किए होंगे तो ये कैसे समझोगे? इसलिए अभी आज ही जाके और सबसे पहले 8वें अध्याय में जो नाम कर्म के वर्णन करने वाला सूत्र है उसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना। उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां जाके भी आप देख लेना। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा इस कर्म से क्या होता है। बाकी आपको कितना क्लियर तो होना ही चाहिए कि जो जीव एक इंद्रिय में है उसके 2 इंद्रिय कर्म नहीं होगा, और जो 2 इंद्रिय में है उसके 1 इंद्रिय कर्म नहीं होगा। तो जिनके 1 इंद्रिय है उनके 2 इंद्रिय विरुद्ध में हो गया, अपोजिट में हो गया, और जो 1 इंद्रिय है उसको 2 इंद्रिय विरोध में, और जो 2 इंद्रिय उसका 1 इंद्रिय विरुद्ध है। बस इतना सा सामान्य सी बात को समझना। स्थावर के साथ त्रस का विरोध है। शेष 6 प्रकृतियां अविरुद्ध हैं, किंतु सूक्ष्म व बादर परस्पर में विरुद्ध हैं। इसी प्रकार शेष 2 युगलों की प्रकृतियां भी परस्पर विरुद्ध हैं। एक इंद्रियादिक जाति नाम कर्म की 5 प्रकृतियों में से किसी एक जाति नाम कर्मोदय के साथ यथासंभव इन 8 प्रकृतियों में से 4 अविरुद्ध मिल जाने पर जो तदभव तेषु भवम विद्यमानम तदभव, अर्थात उनमें विद्यमान जो सादृश्य सामान्य है वह जीव समास है। उन सब में एक सी धारा में जो बहने वाला है वो जीव समास है। जैसे एक इंद्रिय जाति नाम कर्मोदय के साथ पृथ्वी, स्थावर काय, पादर, पर्याप्ता, प्रत्येक शरीर मिलाने से उनमें, और एक इंद्रिय जाति नाम कर्मोदय के साथ जल, स्थावर काय, पादर, पर्याप्ता, प्रत्येक शरीर मिला देने से उन सब में, अर्थात इन दोनों में एक इंद्रिय जाति, स्थावर, बादर, पर्याप्तक और प्रत्येक सादृश्य सामान्य है। ये सब चीजें उनमें सामान्य, मात्र जल बदला, बाकी सब चीजें सब में सामान्य चल रही हैं। 2 इक्वेशन बना दी, एक इक्वेशन ऊपर एक इक्वेशन नीचे, दोनों में हम मिलाएंगे तो दोनों एक जैसी चल रही। इसको बोलते हैं सादृश्य सामान्य। अतः इन दोनों का बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक यह एक जीव समास है। सादृश्य सामान्य को त्रियक सामान्य भी कहते हैं। जैसे एक काली गाय, दूसरी गोरी गाय, इन दोनों में गोपना सादृश्य है, दोनों एक जैसे हैं। अर्थांतर में, अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थों में जो सादृश्य परिणाम होता है वह सादृश्य अर्थात त्रियक सामान्य कहा जाता है। सादृश्य अर्थात सामान्य परिणाम त्रियक सामान्य है। जैसे खंडी मुंडी आदि गायों में गोपना सामान्य रूप से रहता है। इस प्रकार हमें इस विषय को अच्छी तरह से समझना। सामान्य बात हमने आपके सामने पहले रख दी कि जो जीवों का बहुत सारे प्रकार की जातियों से युक्त क्लासिफिकेशन करे उसका नाम जीव समास है। यहाँ पर नाम कर्म की जो बहुत सारी प्रकृतियां हैं आचार्य ने उनको रखकर समझाने का प्रयास किया है कि जैसे पृथ्वी है तो उसके साथ कौन कौन सी चीजें संभव है। यहाँ 2 इंद्रिय है तो उसके साथ कौन कौन सी चीजें संभव है, वही उसका जीव समास बन जाएगा। क्योंकि जब हम जीव समास के भेद करेंगे तो कितने ही जीव समास के भेद होंगे। अभी आगे आचार्य बतलाएंगे कि अनंत अनंत जीव हैं तो हम उनको कितने डिवाइडों में, कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड करेंगे। धीरे धीरे वह बढ़ते बढ़ते यहीं पे आचार्य महाराज अनेक प्रकार से आपको समझाएंगे। 14 भी हैं, 19 भी हैं, 57 भी हैं, और फिर आगे आचार्य और बतलाएंगे। इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना, सामान्य से समझना
है ना, कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन संभव है। जितनी प्रकार से क्लासिफिकेशन संभव है आचार्य वो सारे क्लासिफिकेशन हमारे सामने कर कर दिखाने का प्रयास करेंगे। हमें मात्र समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो थोड़ा सा आज नामकर्म को, प्रकृतियों को एक बार देख लें, और जो द्रव्य संग्रह में जीव समाज को थोड़ा सा समझाने का प्रयास आचार्य ने किया था पज्जत इदराई गाथा के माध्यम से, तो वहां भी आप थोड़ा सा आज उस गाथा को एक बार रिवाइज करना। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोनों चीजों के माध्यम से आपका कार्य संपन्न होगा। ओम सिद्धम। सामान्य से जीव समाज क्या है तो अच्छी तरह लिख लें अपने पास, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार के जीवों को क्लासिफाई किया जाए, डिवीजन किया जाए, समझाया जाए, संक्षेप किया जाए, उसे जीव समास कहते हैं। उदाहरण, एक इंद्रिय जीव बहुत सारे, कितने हैं? अनंत। अब अनंत जीवों का क्लासिफिकेशन कैसे करें? तो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, उन जीवों को हम दो भागों में बांटते थे, एक बादर, एक सूक्ष्म। फिर अब बादर में आए तो बादर में भी पर्याप्तक, अपर्याप्तक, इस प्रकार से क्लासिफाइड करते करते उन जीवों को समझाने का तरीके को जीव समास कहते हैं। अब आगे इन जीव समासों का विस्तार क्रमशः आएगा। बहुत सारे नए नए शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अच्छी तरह उनको समझने का प्रयास करें। ओम सिद्धम।